नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 87 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा है, आपके आने वाले मंथ कैसे होने वाले हैं, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ का हाल जान सकते हैं, पूरे वर्ष का हाल जान सकते हैं, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनसे आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद में अवश्य ही उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। और यदि आप ज्योतिष से संबंधित मेरा पॉडकास्ट जो कि न्यूज चैनल द्वारा रिकॉर्ड किया गया था सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पॉडकास्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ आई कार्ड पर भी मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक आपके लिए उपलब्ध करा सकूं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये ढोलकिया कुंजन जी का है। इन्होंने पूछा है कि बुध 10th हाउस कन्या राशि में है, धनु लग्न की कुंडली में, कैसा रहेगा फाइनेंशियल आगे। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपने दशम भाव की स्थिति बताई, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में वृद्धि होगी। परंतु फाइनेंशियल कंडीशन का विचार जन्म कुंडली के 2 भावों से किया जाता है। पहला है वो जन्म कुंडली का 11वां घर जहां से लाभ का विचार, इनकम का विचार किया जाता है, और दूसरा है सेकंड हाउस धन भाव जहां से संचित धन का विचार किया जाता है। तो पहले तो आपको धनु लग्न की कुंडली में धन भाव के स्वामी अर्थात शनि की प्लेसमेंट, शनि की स्थिति को बताना चाहिए था। लाभ भाव के स्वामी धनु लग्न की कुंडली में शुक्र बनते हैं तो शुक्र की कंडीशन, शुक्र की प्लेसमेंट को बताना चाहिए था। और धन के कारक देव गुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश भी बनते हैं उनकी स्थिति को बताना चाहिए था। तब आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का सूक्ष्म विश्लेषण किया जा सकता था। परंतु आपने सिर्फ दशम भाव की स्थिति को बताया है। और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें जो दशम भाव जो होता है वो अर्थ त्रिकोण का लग्न होता है। धन भाव जो होता है वो अर्थ त्रिकोण का या धन त्रिकोण का पंचम भाव होता है, और जो षष्ठ भाव होता है वो अर्थ त्रिकोण का या धन त्रिकोण का भाग्य भाव होता है। तो दशम भाव से ही अर्थ त्रिकोण का प्रारंभ होता है। और दशम भाव के स्वामी जब भी दशम भाव में बैठते हैं तो ये ऐसे व्यक्ति के कर्मठ होने को प्रदर्शित करते हैं। अब बुध जैसा ग्रह दशम भाव में भद्र नामक महापुरुष योग लगा करके यदि बैठा हुआ है तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा विजडम को लिए हुए होगा, बुद्धिमान होगा, हर चीज में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने करियर में भी स्मार्ट वर्क करने वाला होगा। तो जब कुछ पॉजिटिविटीज बुध के चलते 10th हाउस में होने के कारण जब हमको देखने में मिल रही हैं, योग कारक कहा गया है बुध को 10th हाउस में, तो इस तरह की पोजीशन में यदि बुध आपकी कुंडली में 10th हाउस में भद्र नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हैं तो धन की स्थिति को तो ये अच्छा ही प्रदर्शित करते हैं। बट अब ये देखना होगा कि धनेश या लाभेश 12वें तो नहीं बैठे हैं, 12वें के स्वामी धन भाव में तो नहीं बैठे हैं, तो इन चीजों का भी विचार करना आवश्यक है। परंतु दशमस्थ बुध होने के कारण धन की स्थिति आपकी जन्म कुंडली के आधार पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अच्छी दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रोहित जी का है। इन्होंने पूछा है कि षडबल की वैल्यू ज्यादा है या अंश बल की। देखिए, आप लोगों की गलती बस यही हो जाती है ज्योतिष में कि आप हर एक चीज को कंपेयर करने लगते हैं। ज्योतिष कभी भी कंपैरिजन का विषय नहीं है। अंश बल की एक अपनी अलग महत्वता है और षडबल की अपनी एक अलग महत्वता है। अंश बल का विचार उस ग्रह के पक्ष को देखने के लिए किया जाता है कि वो ग्रह उस राशि में किस स्थिति में था आपके जन्म के अनुसार। यदि वो युवावस्था में है तो वो अपना संपूर्ण फल देने के लिए आपको बाध्य होगा, और भावमध्य इत्यादि के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है तो अंश बल उस ग्रह की उस समय पर पोजीशन के लिए विचार किया जाता है। परंतु जो षडबल है, षडबल यानी कि 6 प्रकार का बल, उस ग्रह को इंटरनल स्ट्रेंथ कितना प्रोवाइड हो रहा है, ये षडबल से विचार किया जाता है। तो यदि किसी जन्म कुंडली में कोई ग्रह यदि अंश बल से कमजोर है परंतु षडबल में वो ग्रह बली है तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन काल में देखने में आएगा। उस ग्रह से संबंधित तत्व उस जातक के शरीर में मौजूद होगा
और उस ग्रह से संबंधित चीजें भी उस जातक को प्राप्त होंगी, चाहे वो ग्रह नीच राशि में ही क्यों ना बैठा हो, परंतु यदि वो ग्रह षड्बल में बली है तो उससे संबंधित तत्व उस जातक के अंदर उपलब्ध होगा। और यदि इसका वाइस वर्सा हो जाता है, जैसे कोई ग्रह यदि षड्बल में कमजोर है परंतु अंश बल में बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, तो उसके अंश बल में भी मजबूत होने से कोई बहुत ज्यादा लाभ देखने में नहीं मिल पाएंगे। ये ठीक उसी तरह से है, यदि कोई ग्रह अंश बल में बली है परंतु षड्बल में वीक है, तो वो व्यक्ति देखने में आपको जरूर हट्टा कट्टा दिख सकता है, परंतु अंदर से उसका स्टेमिना बहुत लो होगा, बहुत वीक होगा, बहुत ही जल्दी थक जाने वाला होगा। और यदि कोई ग्रह अंश बल से कमजोर दिखाई दे रहा है परंतु षड्बल में यदि वो ग्रह बली है, तो हो सकता है वो व्यक्ति देखने में दुबला पतला हो, परंतु अंदर से उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ जो है बॉडी की, अंदरूनी ताकत उसकी बॉडी की अच्छी होगी। तो ये इस तरह से देखा जाता है। षड्बल और अंश बल दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों की अपनी अपनी महत्ता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये सागर कोरी जी का है। इन्होंने पूछा है कि नीच राशि में बैठे ग्रह सदैव अशुभ फल देते हैं, नीच के सूर्य से आजीवन कष्ट होता है। देखिए, नीच राशि में बैठे हुए ग्रह सदैव अशुभ फल नहीं देते हैं। नीच राशि में बैठा हुआ जो ग्रह होता है वो भी कहीं ना कहीं बलवान ही माना जाता है, लेकिन नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह आपके आध्यात्मिक उत्थान को बाधित करता है, आपके आध्यात्मिक उत्थान को नहीं होने देता, या आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा को उत्पन्न करता है। नीच राशि का ग्रह यदि कलयुग के दृष्टिकोण से या भौतिक सुख सुविधाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा होता है। जातक को प्रत्येक भौतिक सुख सुविधाओं की स्थिति देखने में मिल जाती है। ऐसा जातक येन केन प्रकारेण भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर लेता है। अब जब येन केन प्रकारेण भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में वो व्यक्ति भागता है, तो कहीं ना कहीं उससे कई लोगों का अहित भी हो जाता है, कई लोगों को उसकी वजह से नुकसान भी हो जाता है। तो जब लोगों का नुकसान हो रहा है आपके द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये आपके आध्यात्मिक पाथ में बाधा उत्पन्न हो रही है, आपके आध्यात्मिक उत्थान में ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि जो हमारा शास्त्र कहता है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यदि आपकी वजह से किसी को पीड़ा पहुंच रही है तो आपका ये पाप है, और वो पाप कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक उत्थान में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह आपके आध्यात्मिक पाथ को वीक करता है, परंतु यदि ग्रह उच्च राशि में होता है तो वो आपको आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ देने वाला होता है। अब आपने पूछा कि नीच के सूर्य से आजीवन कष्ट होता है। देखिए, नीच राशि में यदि सूर्य बैठे हुए हैं तो तुला राशि में बैठे हैं, और तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो ऐसे सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया। ऐसे व्यक्ति की आत्मा भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत ज्यादा ही चली जाती है। वो जो भी कृत्य करता है वो कहीं ना कहीं अपनी लग्जरीज को बढ़ाने के लिए, अपनी लग्जरीज लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए करने लगता है। तो इसीलिए नीच के सूर्य को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। परंतु आजीवन कष्ट की बात तब होगी यदि आप आध्यात्मिक पाथ पर ही आगे जाना चाहते हैं, तब आपको इससे कष्ट देखने में मिलेगा, नहीं तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कष्ट आपको देखने में नहीं मिलता है। हाँ, अगर ये सूर्य नीच राशि में बैठ करके कमजोर हुए तब आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में अवश्य ही मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये मोहन जी का। इन्होंने पूछा है कि अष्टक वर्ग में किस भाव में कितने बिंदु होने चाहिए। ये डिपेंड करता है, इसका कोई ऐसा फिक्स्ड पैमाना नहीं है या कोई एक डिफॉल्ट बिंदु नहीं है कि इस इतने ही होने चाहिए, इससे कम होंगे तो ऑलमोस्ट 25-26 बिंदु यदि किसी भाव पर है तो उसको अच्छा माना जाता है। 10th हाउस में यदि बिंदु ज्यादा है, 11वें भाव में यदि बिंदु ज्यादा है तो इसको अच्छा माना जाता है। लग्न में बिंदु ज्यादा होने चाहिए 6th भाव के कंपैरिजन में, नहीं तो अगर इसका अपोजिट हो जाए तो स्वास्थ्य की परेशानियां होने लगती हैं। 10th हाउस के बिंदु यदि ज्यादा होते हैं तो व्यक्ति का फेम, उसकी ख्याति होती है, मेहनती होता है ऐसा व्यक्ति। 11वें भाव में यदि बिंदु ज्यादा होते हैं तो धनागमन अच्छी मात्रा में होता है। कंपैरिजन भी किया जाता है इनको, ये पूरा एक अलग विषय है। तो जो आपका मेन प्रश्न है कि अष्टक वर्ग में किस भाव में कितने बिंदु होना चाहिए, तो ये ऐसा कुछ फिक्स्ड पैमाना इसका बिल्कुल भी नहीं आप कह सकते हो कि इतने ही बिंदु होंगे तभी ये अच्छा है। फिर भी 25 से ऊपर हर भाव में यदि बिंदु हैं तो उस भाव को बली आप कह सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 87 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।